हेलो क्लास 9, आई एम पुनीश शुक्ला। बच्चों, नाइन्थ की कॉमर्स के विषय में हम आपको बताना चाह रहे हैं। नाइन्थ की कॉमर्स की जो बुक है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। बुक कीपिंग, बिजनेस मेथड, करेंसी और इकोनॉमिक्स, 4 पार्टों में डिवाइड है। तो नाइन्थ में जो भी कुछ हम लोग कॉमर्स पढ़ेंगे वो उसके लिए हमें 2 कॉपियों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले 2 यूनिट एक कॉपी में, बाद वाले दोनों यूनिट एक कॉपी में। ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अगर हम 9th की कोई और वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले यूनिट में 7 चैप्टर हैं, दूसरे यूनिट में आपके 5 चैप्टर हैं, तीसरे यूनिट में आपके 7 चैप्टर हैं और चौथे यूनिट में आपके 5 चैप्टर हैं। इस तरीके से कुल इतने चैप्टर्स हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग यूनिट 1 का पहला चैप्टर देखते हैं। यूनिट 1 के पहले चैप्टर का नाम है बुक कीपिंग, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स एडवांटेजेस। यही आपका 11th में जाकर के अकाउंट बन जाएगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बन जाएगा। इस चैप्टर में आपको बुक कीपिंग की मीनिंग और डेफिनेशन बताई जाएंगी, उद्देश्य बताए जाएंगे, लाभ बताए जाएंगे, डिफरेंसेस बताए जाएंगे, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है और क्या क्या टर्म यूज होते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ? होता क्या है कि हर आदमी 2 तरीके की एक्टिविटी करता है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो सारी एक्टिविटी जो वो धन कमाने के उद्देश्य से, मनी अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से जो करता है, वो सब होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि एक टीचर का स्कूल में पढ़ाना। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करता है। जैसे टीचर अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, टीचर स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है? उसे धन कमाना है। टीचर अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि उसे वो करना है। या खाना जैसे घर में बनाया जाता है, तो अगर कोई घर में खाना बनाता है तो घर के लोगों के लिए बनाता है, उसके बदले उसे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर वही वो खाना किसी होटल में जाके बनाता है तो उसके बदले उसे पैसा मिलने वाला है, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो बात आई इकोनॉमिक एक्टिविटी की, करते हैं हम लोग बुक कीपिंग में केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे। तो हर आदमी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बीच में, ऐसे लोग जो बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन बहुत तरीके के ट्रांजैक्शन अपने यहाँ करता है। ट्रांजैक्शन मतलब सौदे, लेन देन, रुपए का लेन देन, चाहे वो माल खरीद रहा हो या माल बेच रहा हो, जो भी कुछ कर रहा हो, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है। अगर बिजनेस बहुत छोटा है तो कोई आदमी कुछ चीज़ें याद रख सकता है, लेकिन याद रखेगा भी तो कितने दिन याद रखेगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, फिर वो भूल जाएगा। इसलिए ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी कुछ ट्रांजैक्शन वो कर रहा है, उन ट्रांजैक्शंस को लिखा जाए। क्योंकि किसी भी आदमी का दिमाग इतना बड़ा नहीं होता है कि वो सब कुछ हमेशा याद रखे। इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि सारे सौदों को, सारे ट्रांजैक्शंस को कुछ कॉपियों में, कुछ किताबों में लिखा जाए और एक निश्चित नियम के आधार पर लिखा जाए, और इस तरीके से लिखा जाए कि साल के अंत में हमें लाभ हुआ या हानि हुई इसका पता चल सके। ठीक है। तो नॉर्मली 2 तरीके के सिस्टम हैं। एक सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, एक है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है। इंडिया वाले जो हैं वो ज़्यादातर इंडियन सिस्टम रखते थे, क्योंकि एक ट्रेडिशनल सिस्टम था इनका पुराना। लेकिन अब जो है, आजकल जो है, पहले ऐसा रखते थे, लेकिन आजकल सब लोग, पूरे विश्व में लगभग सब लोग डबल एंट्री सिस्टम में काम करते हैं। इसमें क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बुक कीपिंग का मतलब जान लेते हैं। बुक कीपिंग का सिंपल सा मतलब है वो तरीका, वो कला जिसके थ्रू हम अपनी किताबें बनाते हैं, लिखते हैं, उनको रखते हैं संभाल करके। कई डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन तुम लोग पढ़ लेना। कंक्लूजन किसका क्या निकला वो हम बता दे रहे हैं कि सभी डेफिनेशन का ये कंक्लूजन निकला कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी सौदों को, जो भी फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिनमें रुपए इन्वॉल्व है बिजनेस की, उनको लिखा जाए और उन किताबों को रखा जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे क्या क्या है? पहला है अकाउंटिंग इन सर्टेन बुक्स,
कि कुछ विशेष किताबों में ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख दिया। दूसरा, अकाउंटिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। अकाउंट में हम लोग केवल जो भी कुछ लिखेंगे वो मनी के टर्म में मेजर करके लिखेंगे। दूसरा, बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी देखना होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं वो चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। बिजनेस और नॉन बिजनेस का डिफरेंस आगे चल करके जानोगे। कहने का मतलब यहाँ पे है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन इसको रखेंगे, किताबें बनाएंगे। अकाउंटिंग इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे। जो अकाउंटिंग का वर्क किया जाएगा, जो सौदे लिखे जाएंगे वो एक सिस्टमैटिक वे में लिखे जाएंगे, ये नहीं कि जैसे चाहा वैसे लिख दिया। अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनेंशियल मतलब जिनमें मनी इन्वॉल्व हो। फिर फॉर सर्टेन पर्पस। इन किताबों को लिखने का उद्देश्य क्या है? सिंपल सा एक उद्देश्य है, साल के अंत में हमें लाभ और हानि का पता चल सके। ठीक है। फिर अगला आता है पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो पहला उद्देश्य इन्होंने बताया है कि नॉलेज ऑफ कैपिटल। पूंजी क्या लगी है बिजनेस में, इस बात की जानकारी हमें मिलती रहे जब हम चाहें। ठीक है। पूंजी का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जिससे कोई बिजनेस शुरू किया गया है, जो मालिक की पूंजी है जो लगी हुई है। दूसरा, नॉलेज अबाउट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट का मतलब होता है उधार सौदे। जो भी उधार सौदे हैं, जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उनकी नॉलेज हमें रहे कि हमने क्या उधार खरीदा है या क्या उधार बेचा है। नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब क्या इनकम हुई हमारी, क्या आय हुई है और क्या हमने खर्च किया है पूरे साल में, इसकी जानकारी हमें मिल सके। ये उद्देश्य है इनके सबके। अगला है नॉलेज अबाउट कैश, कि हमारे पास कैश कितना है। कैश सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बिजनेस में। तो कैश की जानकारी हमें रखना कि हमारे पास कितना कैश है, कितना बचा है, इसकी जानकारी होना। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हर बिजनेसमैन साल के अंत में अपना लाभ और हानि जानना चाहता है, तो नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी बुक्स की मदद से मिलती है कि कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। नॉलेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब हुआ कि साल के अंत में ये जानना कि हमारे क्या असेट हैं, क्या लाइबिलिटी हैं। असेट का मतलब वो रुपए जो हमारे पास हैं, लाइबिलिटी का मतलब वो रुपए जो हमें किसी को लौटाने हैं। अब असेट में कई तरीके से रुपए हो सकते हैं। रुपए हो सकता है हमारे पास बिल्डिंग के रूप में हो, माल के रूप में हो, मशीन के रूप में हो, रुपए हो। ठीक है। ऐसे ही असेट और लाइबिलिटी का पता करना। नॉलेज अबाउट प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। तीन नाम यहाँ पे लिए गए हैं। प्रीपेड का मतलब होता है हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया किसी खर्चे का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हमने कोई खर्चा जो हमें करना था हमने नहीं किया, पैसा बाकी है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी कमाई, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है लेकिन हमें मिली नहीं है। तो इन तीनों की जानकारी भी इन्हीं की मदद से मिलती है। कंट्रोल ओवर फ्रॉड एंड प्रैक्टिस। जो धोखाधड़ी होता है उस पर थोड़ा रोक लगाना। अब जो इनके उद्देश्य थे लगभग वही इनके लाभ भी होते हैं। जैसे इन्होंने बोला एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग, उद्देश्य और लाभ लगभग एक ही हैं, क्योंकि उद्देश्य ही वही बनाए जाते हैं, वही हमें प्राप्त हो गए तो हमें वही लाभ हो गया। क्या क्या लिखा हुआ, जैसे पहले असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का पता चल जाता है। सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म, इसका मतलब वही है कि हमें असेट और लाइबिलिटी का पता चलता है। ठीक है। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट दो तरह की चीजें होती हैं। सॉल्वेंट का मतलब है वो जिसकी असेट उसकी संपत्ति, उसकी लाइबिलिटी से ज्यादा हो। इंसॉल्वेंट का मतलब वो जिसके पास रुपए हों कम, लौटाने ज्यादा हों, ऐसे लोगों को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। तो फर्म की सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलती है। प्रोवेंशन ऑन प्रेफरेंस, वही मतलब हुआ ना कि धोखाधड़ी जो ये लोग करते हैं, माल जो है इधर से उधर जाता है। प्रेफरेंस ऑफ गुड्स कैन बी, कहने का मतलब यही हुआ कि हमारे पास माल कितना है। यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे माल हमारे पास कितना है, इसके विषय में जानकारी मिलती है। असरटेनमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, हर व्यक्ति को, हर बिजनेसमैन को साल के अंत में जो है टैक्स देना होता है, तो टैक्स कितना लगेगा इसका निर्धारण भी इन्हीं किताबों से होता है। नॉलेज अबाउट डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमें पैसा देंगे, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो हमसे पैसा लेंगे। तो कौन कौन हमें पैसा देने वाला है, कौन कौन हमसे पैसा लेने वाला है, इनकी जानकारी पता चलती है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर के, कि कुछ संदेह अगर जनरेट होता है, तो किताबों की मदद से बताया जा सकता है
कि देखिए आपने इतना रुपए का सामान लिया था, इतना रुपए आपने दिया था, इसकी बात पता चल जाती है। अगला लिखा हुआ एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की वास्तविक कीमत क्या है, व्यवसाय का वास्तविक मूल्य क्या है, ये भी किताबों की मदद से ही चलता है। फिर 8 लिखा हुआ है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ट्रेडर एंड कस्टमर, अगर मान लो व्यापारी और उपभोक्ता, कस्टमर का मतलब लोग जो माल खरीद रहे हैं, उनके बीच में अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट भी किताबों की मदद से होता है। इंसॉल्वेंसी, अगर मान लो किसी को अपने आप को कोर्ट में इंसॉल्वेंट प्रूव भी कराना है कि हमारी संपत्तियां कम है, दायित्व ज़्यादा है, हम इनका पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो भी इन किताबों की मदद से ही कोर्ट देखता है उनकी स्थिति को। फिर अगला लिखा हुआ है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चूँकि हर साल हम ये बनाते हैं अकाउंट्स अपने, तो हर साल के प्रॉफिट और लॉस हमारे सामने होते हैं, तो हम इन किताबों की मदद से ये भी जान सकते हैं कि पिछले साल हमें इतना लाभ हुआ था, इस साल हमें इतना हुआ, तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि इसके रीज़न क्या हैं। डिस्कवरी ऑफ एरर्स, किताबों की मदद से गलतियों का भी पता लगाया जाता है कि हमने कहीं गलती की है या नहीं की है, वो गलतियाँ भी इन किताबों की मदद से ढूंढी जा सकती हैं। क्विक डिसीजन, मैनेजमेंट जो है वो इन किताबों की मदद से कोई तुरंत निर्णय लेना है तो वो निर्णय वो ले सकते हैं। अब अगली बात आती है कि एक अच्छे बुक कीपिंग सिस्टम में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला सिंप्लिसिटी, कि आसान होना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि उसको समझना ही बड़ा मुश्किल हो, ऐसा सिस्टम हो जो सिंपल हो, बहुत मुश्किल सिस्टम ना हो। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि ज़रूरत के अनुसार अपने आप को मोड़ लेना, तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें कहीं कुछ बदलाव करने हैं, हमारा व्यवसाय छोटा था अब बड़ा हो गया, तो इन सब चीज़ों का उसमें इतनी जगह हो कि वो सब किया जा सके, ये नहीं कि पुराना सिस्टम बिल्कुल बेकार हो गया, ख़त्म करो नया करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला लिखा हुआ इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे है कि ये सस्ता सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत महंगा सिस्टम हो, इकोनॉमिक होना चाहिए, ठीक है, बहुत महंगा सिस्टम नहीं होना चाहिए। फिर एक कंपेरेबिलिटी, इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट जब चाहे तब वो कंपेयर कर सके एक दूसरे साल के डेटा के साथ, पिछले साल के डेटा के साथ कंपेयर कर सके। रैपिडिटी, रैपिडिटी का मतलब ये है कि कोई भी सौदा अगर हमें ढूंढना हो तो हम उसे बहुत जल्दी से ढूंढ सकें कि क्या किताब में वो कहाँ लिखा गया है। क्लीन एंड अपेरेंट, जो मेथड हो वो क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ये नहीं गंदा फंदा है, ढूंढना पड़ रहा है क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉगिलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई फ्रॉड कि ना तो बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए, ठीक है, और ना ही बहुत सस्ता होना चाहिए, मतलब ये बिजनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस वैसा होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक होना बहुत ज़रूरी है, सिस्टमैटिक नहीं होगा तो सब गड़बड़ ही रहेगी। कंप्लीट, और कंप्लीट होना चाहिए कि जो भी कुछ हम चाहें, जो भी कुछ हम चाह रहे हैं वो हमें इन किताबों की मदद से पता चल सके। अब दूसरा नाम आता है अकाउंटिंग का। वास्तव में जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है उसके बाद अकाउंटिंग वर्क शुरू होता है। अकाउंटिंग का मतलब वो रूल और रेगुलेशन जिनकी मदद से इन खातों को लिखा जाना है, उसे हम कहेंगे अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग मेनली क्या है, अकाउंटिंग एक, जैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासीफाइंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कई नाम इसमें आ गए। आइडेंटिफाइंग, पहले पहचानना कि ये सौदा फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। रिकॉर्डिंग, फिर उसको कुछ नियम के अकॉर्डिंग लिखना। मेजरिंग, उसे उसकी वैल्यू मेज़र करना। क्लासीफाइंग, अलग अलग उसे क्लासीफाई करना, किस तरीके का है वो, किस नेचर का सौदा है। वेरीफाइंग, ये पता करना कि वास्तविक है या नहीं है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं है। जैसे मान लो कह दिया 500 रुपये हमने मजदूरी दी, तो अब उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी मदद से हम वेरीफाई कर सकें हाँ ये बात सही है। समराइजिंग, फिर समरी निकालना उसकी। इंटरप्रेटिंग, उसका मतलब उस सब सौदों को लिखने के बाद उससे फिर कोई रिजल्ट प्राप्त करना। और फिर कम्युनिकेट करना, मतलब और आगे देना। तो बहुत सारे काम हो गए। नॉर्मली इसमें किया क्या क्या जाता है, पहला काम होता है चेकिंग द एंट्रीज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में जो भी कुछ काम हुआ है, पहला काम है कि उसे हम चेक करें, अकाउंटिंग में काम आता है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाना। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड
या स्टॉक अकाउंट, ट्रेडिंग या स्टॉक अकाउंट बनाना, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला काम हो गया कि बैलेंस शीट बनाना। फिर एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी होती हैं, उनको करना। फिर अकाउंटिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर कोई गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई करना, उसे सुधारना। फिर आखिरी काम है उससे कंक्लूजन निकालना, ठीक है। इतने काम ये अकाउंटिंग में आते हैं। इससे पहले का काम बुक कीपिंग में होता है। आगे तुम लोगों को डिफरेंस दिए हुए हैं, डिफरेंस हमें लगता है समझ सकते हो आसानी से, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं। पहला डेफिनेशन लिखा हुआ है बुक कीपिंग का। मेनली बुक कीपिंग जो है वो आइडेंटिफाई, पहचानना, मेजर करना और उसे रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है। लेकिन अकाउंटिंग जो है बुक कीपिंग के सौदों को चेक करना, उससे फिर लेजर बनाना, इतना काम आता है। बुक कीपिंग के आधार पर मैनेजमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि बुक कीपिंग इतनी जानकारी प्रोवाइड ही नहीं कराता। लेकिन अकाउंटिंग के आधार पर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि हम जो भी फाइनेंशियल नेचर के हैं सौदे, उनको रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि उन सौदों को जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी मदद से एक कंक्लूजन निकालना, एक इंफॉर्मेशन पता करना और उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बुक कीपिंग का काम नहीं है, अकाउंटिंग का काम होता है ये, ठीक है। बुक कीपिंग के लिए कोई विशेष जानकारी की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई विशेष स्किल की ज़रूरत नहीं है, जबकि अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। एनालिसिस का वर्क जो है बुक कीपिंग में नहीं आता। एनालिसिस करने का काम अकाउंटिंग में आता है। टाइप्स, बुक कीपिंग मेनली दो तरीके की है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री अब चलती नहीं है, डबल एंट्री ही चलती है। अकाउंटिंग जो है वो कंपनी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। वो जो भी अपने अकाउंट बनाता है वो एक्ट के तहत बनाता है, जैसा उसे बनाना है। बुक कीपिंग जो करता है उसे बुक कीपर बोलते हैं। इसके लिए कोई विशेष जानकारी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर ये अब कंप्यूटर से होने लगा है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है, उसकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली कहा जाता है उसे सीए होना चाहिए। ड्यूरेशन, बुक कीपिंग जो है पूरे साल डेली वर्क चलता रहता है, लेकिन अकाउंटिंग का काम जो है वो समरी बनाना और ये सब काम होता है। तो जाहिर सी बात है जब बुक कीपिंग का काम हो जाता है उसके बाद ये वर्क होता है। अब अगला काम था कि बुक कीपिंग में कुछ विशेष शब्द यूज़ किए जाते हैं, उन शब्द की मीनिंग मालूम होना बहुत ज़रूरी है। पहला वर्ड लिखा हुआ जैसे बिजनेस, तो कोई भी ऐसा काम जो आदमी कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है उसे हम बिजनेस कहते हैं। प्रोप्राइटर, जो व्यक्ति पैसा लगाता है बिजनेस में उसे प्रोप्राइटर बोला जाता है। कैपिटल, जो पैसा लगाया गया किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए वो कैपिटल कहलाता है। कैपिटल प्रोप्राइटर की ही होती है, प्रोप्राइटर ही पैसा लगाता है। अगला है ड्राइंग्स, कैपिटल का उल्टा ड्राइंग होता है। जो पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने काम के लिए निकाल लेता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। प्रॉफिट, जो भी कुछ खर्चों से ज़्यादा इनकम होती है, मतलब इनकम माइनस खर्च, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है इनकम वो किसी भी तरीके की हुई। जैसे मान लो हमने बिल्डिंग बेच दी अपनी, जबकि बिल्डिंग बेचना हमारा काम नहीं था, तब भी हमें इनकम प्रॉफिट हुआ तो वो गेन हो गया। लॉस, एक्सपेंसेस जितना ज़्यादा होते हैं इनकम से उसे हम लॉस कहते हैं। गुड्स वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो डिपेंड करता है कि व्यवसाय किस चीज़ का है। व्यवसाय जिस वस्तु का होता है उसे गुड्स कहा जाता है। जैसे मान लो कोई फर्नीचर हाउस है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स है। लेकिन अगर मान लो कोई मशीन बेचने वाली संस्था है, मशीन बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसके यहाँ जो फर्नीचर होगा उसे हम फर्नीचर ही कहेंगे, उसे हम गुड्स नहीं कह सकते। उसके लिए मशीन जो है वो गुड्स है। फिर बाद में आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी। कुछ लेन देन जो होता है उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। एंट्री, इन्हीं ट्रांजैक्शन को जब बुक में लिखा जाता है तो उसे हम एंट्री कहते हैं। अकाउंट, अकाउंट जो होता है वो समरी होती है एंट्री की। किसी एक चीज़ से रिलेटेड सारी एंट्रीज को एक जगह लिख देना वो अकाउंट कहलाता है। डेटर का मतलब वो लोग होते हैं जो हमें पैसा देंगे। तो जाहिर सी बात है जो हमसे उधार माल खरीद के लेके जाते हैं
वही हमें आगे चल के पैसा देते हैं, तो उनको हम डेटर कहते हैं जब तक वो पैसा नहीं दे देते। ऐसे ही क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब वो लोग जो हमसे पैसा लेंगे, मतलब जिनसे हम उधार माल खरीद के लाए हैं, तो जब तक हम उन्हें पैसा नहीं लौटाते तब तक वो हमारे लिए क्रेडिटर हैं। ठीक है। अच्छा, परचेज, परचेज का मतलब होता है जो भी माल हम खरीदते हैं, कच्चा माल या जो भी कुछ हम खरीदते हैं उसको हम लोग परचेज कहते हैं। ध्यान रखना, परचेज वर्ड माल के खरीदने पर ही यूज़ होता है। अगर हम माल के अतिरिक्त कुछ खरीदते हैं, मान लो हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो हम बिल्डिंग के लिए परचेज वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। परचेज के इन्होंने बताया दो तरीके के हो सकते हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश का मतलब जो हम रुपए दे के खरीद के लाते हैं वो कैश परचेज है। जो हम बिना रुपए दिए, कहा हमने रुपए बाद में ले लेना, वो क्रेडिट परचेज हुई, उधार खरीद। सेल्स, सेल्स का मतलब जो माल हमने बेचा, जो माल हम बना रहे हैं उसी को तो हम बेचेंगे, तो जो माल हम बेचते हैं उस माल को बेचने को सेल्स लिखा जाता है। ध्यान रखना है कि माल का सेल, माल को बेचना ही सेल कहेंगे, बिल्डिंग को बेचना सेल नहीं कहेंगे। सेल भी दो तरीके की हो सकती है, कैश परचेज, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल का मतलब वो माल जो हमने बेचा जिसके बदले हमें पैसा मिल गया, कैश सेल हो गई। क्रेडिट सेल का मतलब वो माल जो हमने बेचा जिसके बदले पैसा नहीं मिला, उसने काम बाद में दे देंगे, तो वो हमारी क्रेडिट सेल हो गई। फिर है परचेज रिटर्न, जो माल हम खरीद के लाते हैं अगर किसी कारणवश उसमें से कुछ माल हमें लौटाना पड़े, कोई भी कारण हो, मान लो माल अच्छा नहीं था या ज़रूरत से ज़्यादा आ गया था, ऑर्डर से ज़्यादा आ गया था, तो उसे हम परचेज रिटर्न कहेंगे। ऐसे ही सेल रिटर्न होता है, जो माल हम बेच देते हैं अगर उसमें से कुछ माल वापस आ गया तो हम उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अगर हम कुछ कीमत कम कर दें, जो नॉर्मल है उसमें से कुछ पैसे हम ना लें, तो उसे हम डिस्काउंट कहेंगे। डिस्काउंट भी कई तरीके के हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिया लिखा जाता है। जैसे आजकल देखते हो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लिखे होते हैं 40% ऑफ, 50% ऑफ, तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये फॉल्स डिस्काउंट होता है वास्तव में। इस डिस्काउंट को किताबों में नहीं लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट को किताबों में नहीं लिखा जाता। ट्रेड डिस्काउंट का उद्देश्य मेनली सेल को बढ़ाना होता है। फिर है स्पेशल डिस्काउंट। कभी कभी कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे दिए जाते हैं, मान लो किसी त्यौहार पे या किसी पुराने कस्टमर को किसी कारणवश कोई स्पेशल डिस्काउंट दिया गया, तो वो चीज़ है, ये लिखा जाता है किताबों में। कैश डिस्काउंट, कभी कभी क्या होता है कि नगद सेल को हम बढ़ाने के लिए, कि नगद में माल ज़्यादा बिके, हम ये कहते हैं कि अगर आप नगद रुपए दोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट और दे देंगे, तो ये है हमारा कैश डिस्काउंट। इसका उद्देश्य खाली कैश सेल को बढ़ाना होता है। इसको भी किताबों में लिखा जाता है। फिर अगला वर्ड लिखा हुआ है असेट। असेट का मतलब बताया था, असेट का मतलब वही चीज़ हुआ कि वो रुपए जो हमारे पास हैं उसका रूप भले ही कुछ और हो, उन्हें हम असेट कहते हैं। असेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरीके के असेट आते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है वो असेट जो हमें दिखाई दें, इंटेंजिबल का मतलब वो असेट जो हमें ना दिखाई दें। ऐसी भी कुछ असेट होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं। असेट की इन्होंने 5 कैटेगरी बताई हैं, फिक्स असेट, फ्लोटिंग असेट, लिक्विड असेट, इंटेंजिबल असेट, वास्टिंग असेट। फिक्स असेट का मतलब ऐसी असेट जो बहुत दिनों तक हमारे पास रहेंगी और हमें दिखाई भी देती हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। फ्लोटिंग असेट का मतलब ऐसी असेट जिनका रूप अक्सर बदलता रहता हो, जैसे स्टॉक। स्टॉक बदल करके रुपए में बदल जाता है, कभी रॉ मटेरियल होता है, फिनिश गुड्स बन जाता है, फ्लोटिंग। लिक्विड का मतलब ऐसी एसेट जो कैश के रूप में ही होती है हमारे पास, उनको हम लिक्विड एसेट कहते हैं। वो या तो कैश हो या कैश में तुरंत जब चाहो तब चेंज हो सकती हैं, उन्हें हम लिक्विड एसेट कहते हैं। इनटेंजिबल का मतलब ऐसी एसेट जो हमें दिखाई नहीं देती। नॉर्मली इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब इनटेंजिबल एसेट होती हैं। फिर है वास्टिंग एसेट। कुछ एसेट ऐसी भी होती हैं जो कुछ समय के बाद अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, उन्हें हम वास्टिंग एसेट कहते हैं। फिर अगला है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब वही पहले भी बता चुके हैं कि जो रुपए हमें किसी को देने हैं उन्हें हम लाइबिलिटी कहते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब भी वही बता दिया था कि अगर लाइबिलिटी एसेट से ज़्यादा है तो ऐसे आदमी को इंसॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट, ऐसा आदमी जिसकी एसेट जो है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा हो, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। वाउचर, नॉर्मली क्या होता है जब कभी कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई हम पेमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक वाउचर बनता है, कैश मेमो बनता है, रसीद जिसे हम अक्सर दुकानों पे जा कर के कहते हैं कि रसीद दे दो या कैश या बिल दे दो, तो वो सब हमारे आते हैं वाउचर में होते हैं। स्टॉक, स्टॉक का मतलब वो माल जो हमारे पास रखा हुआ है, उसे हम स्टॉक कहते हैं।
स्टॉक नॉर्मली दो तरीके का होता है, लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक। जो हमारे व्यवसाय में जिंदा चीज़ें होती हैं उन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं। मान लो कोई बिजनेस ऐसा है जिनमें जानवरों का यूज़ किया जाता है, घोड़ों का, बैल का, ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को हम लाइव स्टॉक कहते हैं। और डेड स्टॉक का मतलब ऐसे स्टॉक जिनमें जान नहीं होती, वो सब डेड स्टॉक कहलाते हैं हमारे। जैसे मान लो कुछ भी रॉ मटेरियल खरीद लिया या जो भी कुछ और, हाँ तो बात कर रहे थे डेड स्टॉक की, जैसे फर्नीचर, मशीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेड स्टॉक हो। अगला है मेन मेथड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के मुख्य मेथड क्या है? पहला मेथड है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम पहले बहुत चलता था, ठीक है, और ज़्यादातर अभी भी बहुत जो छोटे बिजनेस होते हैं उनमें इसे यूज़ किया जाता है। इस बिजनेस में खराबी क्या है कि इस बिजनेस में सौदे के दोनों रूपों को नहीं लिखा जाता, ये केवल कैश का आना जाना लिखता है, ठीक है। तो इसे इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसको जो है पढ़ लेना, इसकी मीनिंग क्या है। अगर कोई बात ना समझ में आए तो मैं बताना, ये बहुत ज़्यादा अभी यूज़ होता नहीं है, या ऐसी जगह ही खाली यूज़ हो सकता है जहाँ सारे सौदे कैश में ही होते हों, वहाँ इसे यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम लोगों को मेनली पढ़ना है। आपको 9th में, 10th में, 11th में, 12th में इसी को पढ़ना है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा रूप है, एक ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसमें सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है। हर सौदे के, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी दुकान पे किताब खरीदने गए तो हमारे साथ दो चीज़ें हुई, एक मेरे पास से रुपए गया, दूसरा मेरे पास किताब आई। दो चीज़ें हुई। सेम यही दो चीज़ें दुकानदार के पास साथ भी होती हैं कि दुकानदार के पास रुपए आए लेकिन किताब गई। तो अगर रुपए का आना और किताब का जाना दोनों हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये डबल एंट्री सिस्टम है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम यही डबल एंट्री सिस्टम ही है, यही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लगभग हर जगह। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इंडिया में भी एक सिस्टम था अकाउंटिंग का, बहुत पहले यही यूज़ होता था। ये सिस्टम भी डबल एंट्री पे ही बेस्ड है एक तरीके से। इसके विषय में तुम लोग 10th में पढ़ोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। हालांकि ये अब जो है अब बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, लेकिन पहले बहुत यूज़ होता था। आज भी कुछ जो बहुत पुराने व्यापारी हैं वो इस तरीके के सिस्टम को यूज़ करते हैं। और चौथा सिस्टम है कैश सिस्टम। ये ज़्यादातर ऐसे जगह पे यूज़ होता है जैसे क्लब हुआ या हॉस्पिटल हुआ, ये लोग ज़्यादातर कैश सिस्टम यूज़ करते हैं। इस कैश सिस्टम में क्या होता है कि रुपए का आना और जाना लिखा जाता है। इस तरीके के बिजनेस हाउसेज में नॉर्मली क्या होता है कि सारे सौदे नगद में ही होते हैं और कोई बहुत ज़्यादा इनका क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सेलर जो ये देता है, ये उसके लिस्ट प्राइस में जो उस पे MRP लिखी हुई है उसी में डिस्काउंट देता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सेलर देता है जो रुपए का आप पेमेंट कर रहे हो उस पेमेंट में कुछ कट कर देता है। ट्रेड डिस्काउंट इट इज शोन इन द इनवॉइस एज अ डिडक्शन इटसेल्फ। ट्रेड डिस्काउंट को केवल इनवॉइस में दिखाया जाता है, जो बिल बनाया जाता है शुरुआती तौर पे उसमें केवल दिखाया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट को इनवॉइस में एज ए कंडीशन दिखाया जाता है कि अगर आप नगद पेमेंट कर दोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। पर्पस, ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल हो, वो है ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस। जबकि कैश डिस्काउंट का होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि तुरंत हमें पेमेंट मिल जाए उसके लिए। वेरी विद ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये तब होता है जब पेमेंट किया जाना है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज और अमाउंट ऑफ परचेज मेड। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट जो है जब पेमेंट किया जा रहा होता है उसी समय लगा करके दे दिया जाता है। अच्छा, कैश डिस्काउंट जो है वो कितना माल उन्होंने खरीदा है इस पे डिपेंड करता है, या कितना अमाउंट का माल खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में माल खरीदा है या कितने अमाउंट का माल खरीदा है, इस पे डिपेंड करता है। एंट्री ऑन द बुक, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सभी कस्टमर्स को दिया जाता है,
लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है वो सभी को नहीं दिया जाता। ट्रेड डिस्काउंट लगाया जाता है जब माल खरीदा गया तब। कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब पेमेंट किया गया उस समय। अब बात आती है, आखिरी हेडिंग है इस चैप्टर की, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड लोन। कैपिटल का मतलब होता है जो आदमी पैसा लगाता है उसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, और जो लोन देता है उसे लोन होल्डर कहते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल पर मिलता है, लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। कैपिटल जो लगाई जाती है वो प्रोडक्टिव काम के लिए लगाई जाती है, जिससे और आगे ज़्यादा कुछ किया जा सके, पैसा कमाया जा सके। लोन दोनों तरीके की चीज़ों के लिए हो सकता है, ठीक है। कैपिटल मनी भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन लोन जो है वो केवल मनी के फॉर्म में होता है। जो कैपिटल एसेट हमने खरीदी हैं उन पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन एक चीज़ होती है जिसमें कीमत हर साल कम होती रहती है, वो हम कैपिटल गुड्स पे लगाते हैं, जबकि लोन पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। इसके साथ बच्चों आप लोगों का पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ध्यान से पूरे वीडियो को सुनो, लगभग हर चीज़ चैप्टर की हमने बताई है जितना तुम्हें जानना चाहिए। तो उम्मीद है इसके बाद तुम्हें चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क ऑलवेज, कभी भी पूछ सकते हो।